उस दिन घर के अंदर जैसे ही कदम रखा था उसने तो वो बहुत खुश थी। शहर के सरकारी कॉलेज में एडमिशन जो मिल गया था उसे, पूरे रास्ते सपने देखती हुई आई थी कि कैसे अपनी पढ़ाई पूरी करके वो नौकरी करके एक बड़ी इंसान बनेगी। उसके माँ बापू भी ये ठाठ से चलेंगे। फिर वो किनारे वाली किराने की दुकान के लाले की भी हिम्मत ना होगी उन्हें उधार ना देने की। लेकिन फिर उधार की क्या ज़रूरत, फिर उधार थोड़े ना लेंगे हम। अपने में ही खोई हुई मुस्कुराती हुई वो एक लड़की घर के बाहर का गेट खोलकर अंदर आई तो उसकी माँ ने दौड़कर उसे गले से लगा लिया। अरे अम्मा, वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। मेरी बिटिया, अरे तुम्हारे तो भाग खुल गए। मैं ना कहती थी मेघुड़ी के बापू, हमारी मेघा तो राज करेगी राज। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में तेज, हम अनपढ़ों के बीच इसका क्या काम भला। मेघा की माँ चिल्ला चिल्ला कर सारे मोहल्ले को बता रही थी, जो वैसे भी सब कान लगाए बैठे थे। लेकिन अम्मा इतना चिल्ला क्यों रही हो, मेरे कान फट जाएंगे, मेघा मुंह बनाती हुई बोली। मेघा के बापू अंदर से आए और उन्होंने उसके सर पर प्यार से हाथ रख दिया। वो थोड़ा सकपका गई, क्योंकि ऐसे कभी उसके बापू अपना स्नेह दर्शाते नहीं थे। बस बेटा, अब तेरी डोली उठ जाए, गंगा नहाए मैं और तेरी माँ। डोली? हाँ, तेरी डोली। आज ही तेरे ससुराल वाले आए थे और रिश्ता पक्का करके गए हैं। रिश्ता पक्का? आप ये क्या बोल रहे हैं? तब तक उसकी माँ उसे अंदर ले गई थी। फिर दोनों ने बैठकर उसकी चमकी हुई किस्मत का बखान शुरू किया कि कैसे 3 गांव छोड़कर गांव धर्मपुर के ठाकुर साहब के छोटे बेटे का रिश्ता उसके लिए आया है। वो लोग कोई दान दहेज नहीं लेंगे, बस शादी जल्दी करना चाहते थे। लेकिन अम्मा, मेरी पढ़ाई, मुझे तो आगे पढ़ना है। मेघा रुआंसी होकर बोली। बेटा, वो आगे पढ़ाएंगे, तू उनका घर देखेगी ना, तो वो सब मुझे नहीं पता। मुझे आगे पढ़ना है, कुछ बनना है। 12वीं के बाद 2 साल लगे माँ मुझे और बापू को कॉलेज की एडमिशन फीस इकट्ठा करने में। अब एडमिशन हो गई तो अब आप बोल रही हैं शादी कर लो। मुझे नहीं करनी। अरे इतनी मुश्किल से इतना बड़ा रिश्ता घर बैठे मिल गया और तू ना बोल रही है। अरे मोहल्ले वाले तो कोयला हो गए तेरी ऐसी किस्मत देखकर। कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आई थी यहाँ। लेकिन अम्मा, बिटिया, ये भी तो सोच, तेरे पीछे तेरी 3 बहनें और हैं। अगर हम ठाकुर साहब को इनकार करते हैं तो तुम चारों सारी उम्र कुंवारी ही बैठी रहोगी। तू हाँ करेगी तो तेरी बहनों की ज़िंदगी भी संवर जाएगी। और पढ़ाई का खुद ठाकुर साहब ने बोला है कि वो पढ़ाएंगे। मेघा के सारे लेकिन वेकिन उसके अम्मा बापू ने सिरे से नकार दिए थे। और फिर वो दिन भी आ गया जब उन्होंने अपनी 18 साल की बेटी मेघा धर्मपुर के ठाकुर जगदीश सिंह के 21 वर्षीय बेटे ठाकुर विजय सिंह के साथ ब्याह दी और वो विदा होकर धर्मपुर आ गई। मेघा का पति विजय अभी पढ़ाई कर रहा था। रंग बिरंगी रोशनी से नहाई हुई ठाकुर जगदीश सिंह की हवेली दूर से ही नजर आ रही थी। दूल्हा दुल्हन की गाड़ी वहां पहुंचते ही चहल पहल मच गई थी। वहां सब आगे आकर दुल्हन के स्वागत में लग गए थे। उसकी सास कामिनी देवी उसे सबसे मिलवा रही थी। हवेली में ठाकुर और ठकुराइन के अलावा मेघा के पति विजय के बड़े भाई अजय, भाभी अपर्णा और छोटी बहन दीप्ति भी रहती थी। घूंघट ओढ़े मेघा झुककर सभी के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेती रही। अजय और अपर्णा के 2 प्यारे प्यारे बेटे भी थे, जो वहाँ हवेली में खूब धमाचौकड़ी मचा रहे थे। वहाँ गांव देहात के बीच एक बहुत ही स्टाइलिश सी साड़ी पहने एक अधेड़ उम्र की औरत ज़रा दूरी पर खड़ी सब देख रही थी। आखिरकार बीच में आकर मेघा की सास कामिनी से वो औरत बोली, घर के सबसे बड़े बेटे से भी बहू की पहचान करवाओगे कि नहीं? अरे हाँ हाँ जीजी, क्यों नहीं, कहते हुए कामिनी जी थोड़ा झेप गई। तुम रहने दो कामिनी, मैं खुद मिलवाती हूँ। वो औरत मेघा के पास जाकर बोली, मैं तुम्हारी बुआ सास हूँ, माला सिंह। सुनते ही मेघा ने चरण स्पर्श किया। फिर उसकी बुआ सास ने एक तरफ ज़रा दूरी पर खड़े आदमियों पर नज़र डाली और रौबदार आवाज़ में बोली, तुम मुझे आंखें मत दिखाओ, इधर मेरे पास आओ और यहाँ आकर ढंग से बहू से मिलो। दूर खड़े एक दाढ़ी वाले शख्स को माला जी ने अपने पास बुलाते हुए बोला। उस आदमी ने एक लंबी सांस भरी
और हाथ में पकड़ा गिलास पास के एक टेबल पर रखकर हार कर उनके पास जाकर खड़ा हो गया। बुआ जी उस शख्स को मेघा के सामने खड़ा करके बोली, इनसे मिलो बहू, अर्जुन सिंह अहलावत, इस हवेली के सबसे बड़े बेटे और तुम्हारे बड़े जेठ, तुम्हारे स्वर्गीय ताया ससुर की इकलौती संतान। ये दिल्ली के बहुत बड़े वकील हैं। मेघा को अपने लंबे से घूंघट में अर्जुन की शक्ल तो नहीं दिखी, क्योंकि काफ़ी ऊंची कदकाठी थी उसकी, बस दाढ़ी ही दिखी। वो जैसे ही उसके पाँव छूने के लिए झुकी, अर्जुन तुरंत पीछे हट गया। इट्स ओके, इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सारी रस्में हंसी खुशी निकल गई और रात को मेघा अकेली कमरे में बैठी उस बड़े से कमरे को आंखें फाड़ फाड़ कर निहार रही थी कि तभी विजय कमरे में आया और चुपचाप कोने में टेबल के साथ चेयर लगाकर कुछ जेब से निकालकर टेबल पर फैलाने लगा। मेघा घूंघट में से हैरानी से उसे नाक से वो पाउडर जैसा कुछ सूंघते हुए देख रही थी। उसका दिल बैठ गया ये देखकर कि उसका पति नशा करता है, वो भी बिना किसी की परवाह किए एकदम उसके सामने। कुछ देर बाद वो उसके पास आया। वो डर से कांप रही थी। फिर उसने उसको मारना शुरू कर दिया। उसे कोई एहसास नहीं था कि वो उस फूल सी लड़की को बेरहमी से पीट रहा था। मेघा तो इतनी डरी हुई थी कि उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वो जैसे शॉक में चली गई थी। थोड़ी देर बाद जब वो अधमरी हालत में बेड पर लुढ़क गई तो उसने उसे अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया। उसकी आंखों से बस गर्म लावा बह रहा था। फिर उसे ऐसी ही मरी हुई हालत में छोड़कर उसका पति घर के बाहर चला गया। पूरी रात पत्थर की तरह मेघा वैसे ही पड़ी रही। सुबह 4 बजे के करीब हवेली की एक बूढ़ी नौकरानी ने उसे आकर देखा और उसकी हालत ठीक करके उसे कपड़े पहनाए। अब बारी थी भगवान की लाठी की, जो उस सुबह ठाकुर जगदीश सिंह की हवेली पर पड़ने वाली थी। सुबह 6-7 बजे के करीब हवेली में रोने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी और आवाज़ें इतनी डरावनी जिससे कानों से खून निकल जाए। हवेली के बाहर पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। अरे क्या हो गया हवेली में, इतना शोर क्यों है? हवेली के बाहर एक अभी अभी भाग कर आए हुए आदमी ने दूसरे से पूछा। छोटे ठाकुर गुजर गए, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ उनका, चीथड़े उड़ गए। वो आदमी धीरे से बोला। अरे रे, अभी कल ही तो शादी हुई थी। हाँ, लड़की की ज़िंदगी भी उजड़ गई। अरे उसकी तो उसी दिन उजड़ गई जिस दिन उसके परिवार ने ऐसे अनपढ़ नशेड़ी के साथ अपनी बेटी ब्याहने का सोचा। बेचारी, पता नहीं क्या होगा अब उसका।